हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बेस्ड स्टार्टिंग चैनल पर स्वागत है। और आज हम लाए हैं आपके लिए विटिग रिएक्शन, जो कि एक नेम्ड रिएक्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, नीट हो, नेट हो, गेट हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपके इस विटिग रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस देखे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विटिग रिएक्शन होती क्या है। विटिग रिएक्शन को हम पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज़ कहाँ होता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं विटिग रिएक्शन। Wittig reaction is an organic chemical reaction wherein an aldehyde or ketone carbonyl compound is reacted with a triphenyl phosphonium halide to form an alkene along with triphenyl phosphine oxide called Wittig reaction। तो ये थी आपकी विटिग रिएक्शन की डेफिनेशन। विटिग रिएक्शन क्या होती है। विटिग रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन आपके क्या हैं, एक कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं, एस्टर नहीं आता। ठीक है ना, ये याद रखना आप, एल्डिहाइड और कीटोन ही यहाँ पर यूज होंगे। और जो कि ये रिएक्ट होंगे एल्डिहाइड और कीटोन या फिर एक कार्बोनिल कंपाउंड, ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं हम इन्हें। तो एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट होंगे किसके साथ, ट्राइफेनाइल फॉस्फोनियम येलाइड, ट्राइफेनाइल फॉस्फोनियम येलाइड। अब ट्राइफेनाइल फॉस्फोनियम का फॉर्मूला क्या होता है, PPH3। ठीक है ना, फॉर्म एन एल्कीन, और जिससे हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। ठीक है ना, एलोंग विद, और उसके साथ क्या मिलेगा, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। ठीक है ना। तो विटिग रिएक्शन क्या होती है, विटिग रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हम एल्कीन प्रिपेयर करते हैं, एल्कीन बनाते हैं, या फिर हमें एल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान भाषा में बताया है कि विटिग रिएक्शन के अंदर हम एल्कीन फॉर्म करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना। और वो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, आपके ट्राइफेनाइल फॉस्फोनियम येलाइड की प्रेजेंस में। ठीक है ना, ये एक आपका रिएजेंट होता है। ठीक, अब क्या है, जो आपकी विटिग रिएक्शन है उसको किसने खोजा था, मतलब सबसे पहले जो विटिग रिएक्शन की सर्चिंग की थी, एक जर्मन के केमिस्ट, मतलब जर्मन का एक केमिस्ट था, साइंटिस्ट था, रसायन था, उसने आपकी इस विटिग रिएक्शन को सर्च किया था, जिसका नाम था गर्ग विटिग। और इस गर्ग विटिग ने विटिग रिएक्शन को खोजा था, तो इसी के सर नेम पर, विटिग नाम पर, इस रिएक्शन का नाम विटिग रिएक्शन रख दिया। ठीक है ना। तो ये आपकी बात की विटिग रिएक्शन का नाम विटिग रिएक्शन कैसे हो गया, क्योंकि इसको गर्ग विटिग नाम के एक जर्मन के साइंटिस्ट ने खोजा और जिसका नाम विटिग रख दिया। ठीक है ना। इसका यूज क्या होता है, जो हमारी विटिग रिएक्शन है उसका यूज आपको पता ही है, हमने डेफिनेशन में अभी बताया था कि हम एल्कीन को बनाते हैं या फिर एल्कीन को प्रिपेयर करते हैं, इसी के लिए हम विटिग रिएक्शन का यूज करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है ना। इसमें रिएजेंट कौन सा यूज होता है, रिएजेंट होता है आपका PPH3 येलाइड, इसका नाम होता है ट्राइफेनाइल फॉस्फोनियम येलाइड। ठीक है ना, ये PPH3 की फुल फॉर्म है, इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे PPH3, और आपके क्वेश्चंस में भी ऐसे ही आएगा। ठीक है ना। और भी अगर शॉर्ट फॉर्म में आप विटिग रिएक्शन की जो डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो वो आप इस तरह से लिख सकते हो कि विटिग रिएक्शन इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन प्रिपेयर एल्कीन फ्रॉम कार्बोनिल
कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफेनाइल फॉस्फोनियम एलाइड। ठीक है ना। अब इस तरह से भी इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हो और ऊपर वाली भी लिख सकते हो। ऊपर वाली भी इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, बस उसमें आपको क्या सब स्टार्टिंग सबस्ट्रेट यूज़ करना है, किसके साथ रिएक्ट होना है और क्या बनना है, वो तीनों चीज़ों के बारे में लिखा है और वो डेफिनेशन है उसकी। ठीक है ना। जैसे कीटोन और एल्डिहाइड, इसके फॉर्मूले ये हैं आपके। कीटोन का फॉर्मूला ये है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला ये है। जब इन दोनों को हम इस येलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, आपका एल्कीन मिलेगा। ठीक है ना। तो ये आपकी एल्कीन होती है। ठीक, इस तरह से आपकी एल्कीन का फॉर्मूला या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं जो आपका येलाइड है इस एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, और एल्कीन कैसे कैसे बनेगा ये हम आगे जान लेते हैं। ठीक है ना। तो आइए चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। अब जैसे हमारे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। जैसे आपका है, सबसे ऊपर क्वेश्चन है, जैसे जो आपका PPS3 है, यहाँ से मतलब सबसे पहले तो आपको फॉस्फोनियम येलाइड कैसे बना, मतलब कि फॉस्फोनियम येलाइड आपका जो है वो रिएक्शन में कैसे यूज होगा और कैसे बनेगा, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो आपका जैसे CH3I, ये आपका क्या है, फॉस्फोनियम मतलब फॉस्फोरस येलाइड के साथ आपका रिएक्ट करेगा। फॉस्फोरस पर क्या होते हैं, आपके लॉन पेयर्स होते हैं। अब क्या होगा, यहाँ से जो ये आपका हेलोजन एटम है, यहाँ से क्या होगा, ये आपका बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा I- के साथ। तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा C पर, है कि नहीं। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फॉस्फोरस अपने लॉन पेयर इसे दे देगा, और जब फॉस्फोरस अपने लॉन पेयर कार्बन को दे देगा तो क्या होगा, इस तरह से आपका ये अटैच हो जाएगा। और ये रिएक्शन क्या होती है, SN2 रिएक्शन में होती है। ठीक है ना। किस में होती है, SN2 में। एक स्टेप में ये रिएक्शन आपकी हो जाती है। ठीक है ना। अगर हम जैसे खोल के भी लिख के दिखाएं आपको, यहाँ मतलब यहाँ से आपका ये I निकलेगा, I निकलने के बाद क्या होगा, इसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ये PPS3 के साथ रिएक्ट करेगा, तब उसके बाद ये इस तरह से अटैच होगा। ठीक है ना। तो इसे हम खोल के भी लिख सकते हैं। वैसे रिएक्शंस हमारी 1 स्टेप में ही होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो है रिएक्शन आपका क्या होगा, NaOMe और RLi, एल्काइल लिथियम। ठीक है। यहाँ से क्या होगा, बेस के साथ रिएक्ट होगी। बेस का काम क्या होगा, बेस आपका क्या करेगा, आपके एसिडिक H+ को बाहर निकाल देगा। ठीक है ना। तो जो आपका बेस का काम होता है, बेस का काम क्या होता है, आपके एसिडिक H+ को बाहर निकालना। अब इसमें H+ कहाँ से जाएगा, कार्बन का H+ बाहर जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से कार्बन का H+ बाहर निकल गया। जब ये आपका H+ बाहर निकल जाएगा तब क्या होगा, आपका यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये PPS3 से आपका पहले से अटैच है, और जब PPS3 से अटैच है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना। क्योंकि फॉस्फोरस 4 बॉन्ड बनाता है, आपका 3 बॉन्ड बनाता है, सॉरी, और यहाँ पर हम यहाँ फॉस्फोरस 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना। तो ये है आपकी तो यहाँ से क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और फिर क्या हो गया, यहाँ से जब ये नेगेटिव चार्ज, अगर हम इसका रेजोनेंस करें, ठीक है ना, रेजोनेंस करने के बाद में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा। यहाँ जाने के बाद क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड PPS3 इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, किसी को भी हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों हमारे क्या चीज़ हैं, फॉस्फोरस येलाइड हैं। ठीक है ना। तो फॉस्फोरस येलाइड जो हमारा रिएजेंट है वो कैसे बना, ये आपको समझ में आ गया ना। ठीक है ना। तो कैसे बना है आपका फॉस्फोरस येलाइड, तो आपका इस यहाँ से इस रिएक्शन से इन स्टेपों से आपका फॉस्फोरस येलाइड बना है, और जो कि एज ए रिएजेंट काम करेगा हमारे रिएक्शन के अंदर। ठीक है ना। तो आपको ये याद रख लेना है कि फॉस्फोरस येलाइड कौन सा है,
ये वाला आपका फॉस्फोरस हैलाइड है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज रखोगे ये यूज कर लो, या फिर इसे यहाँ से इस तरह से लिख लो, ये दोनों ही हमारे फॉस्फोरस हैलाइड हैं, ठीक है। अब जैसे हम इनको रिएक्शन करा के देख लेते हैं। जैसे हमारा ये मैकेनिज्म है, मैंने यहाँ पर मैकेनिज्म लिखा नहीं है बट आप लिख लेना, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म क्या रहेगा हमारा कि जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब कि कैसे रिएक्शन होगी और कैसे हमें एल्कीन फॉर्म्ड होगी। तो देख लेते हैं। जैसे आपका ये आपका कीटोन ग्रुप है, मतलब कीटोन ही है आपका ये, ठीक है ना। अब ये आपका जब यहाँ से कीटोन है और ये फॉस्फोरस हैलाइड है, ठीक है ना, यही तो है फॉस्फोरस हैलाइड जो हमने अभी फाइंड किया था। तो यहाँ से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ ओ पे नेगेटिव चार्ज के रूप में ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव मतलब पार्शियली नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर, तो क्या होगा, ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, है कि नहीं, करेगा कि नहीं करेगा। क्योंकि जब हमारा फॉस्फोरस हैलाइड है ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को अटैक कराने के लिए हमें पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करना होता है, ठीक है ना, प्रोड्यूस करना होता है हमें पॉजिटिव चार्ज, तभी तो हमारी रिएक्शन आगे बढ़ेगी। तो हम पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन पर, क्योंकि ऊपर तो नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा आपका कार्बन पर, ठीक है। तो ये यहाँ से आपका इस तरह से अटैच हो जाएगा, ये कार्बन पर यहाँ O पर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये CH2 और PPS3 ये तीनों आपके इससे अटैच हो गए, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है अपने लोन पेयर फॉस्फोरस को दे देगा, ठीक है ना। जब ये अपने लोन पेयर फॉस्फोरस को दे देगा तो देने के बाद में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये फॉस्फोरस से अटैच हो जाएगा, जो कि इस तरह से अटैच होगा, है कि नहीं, कोई चेंजमेंट नहीं आई है, बस PPS3 को मैंने ऊपर लिख दिया है इससे अटैच करने के लिए, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा और इसका बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमें एल्कीन बनाना है। एल्कीन बनाने के लिए हमें जो आपका PPS3O है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। अब बाहर निकालने के बाद क्या होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C इस तरह से आ जाएगा, और बाहर क्या निकलेगा, PPS3 पे डबल बॉन्ड O, ये आपका इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका बन गया एल्कीन, ऊपर वाला एल्कीन बन गया C डबल बॉन्ड C, और ये बन गया आपका P डबल बॉन्ड O PH PH PH, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइफेनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, ट्राइफेनाइल फॉस्फोनियम ऑक्साइड। ये क्या था आपका, एल्कीन के साथ जो आपका एलोंग विद, मतलब कि एलोंग मतलब एक अदर वो प्रोडक्ट बन रहा था, तो वो था जो कि हमारे डेफिनेशन में हमने पहले ही बताया था, ठीक है ना। क्या क्या बन रहा था, एक तो आपका एल्कीन बन रहा था, और एल्कीन के साथ और क्या बन रहा था, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। तो ये आपका अदर प्रोडक्ट इसके साथ में बन रहा था, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्कीन कैसे फाइंड हुआ है और ये हमें कैसे फाइंड हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा था आपका विटिक रिएक्शन का मैकेनिज्म, और इसी बेस पे हमारी जो अदर रिएक्शन रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, वो काम करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें एक नई बात आ रही है, क्या बात आ रही है कि इसमें हमारे विटिक रिएक्शन के अंदर 2 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं हमें, ठीक है ना। कौन कौन से दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक तो आपका ट्रांस एल्कीन फॉर्म्ड होता है और एक आपका सिस एल्कीन फॉर्म्ड होता है, ठीक है ना। एल्कीन भी आपके 2 तरह के हो सकते हैं, सिस और ट्रांस। ट्रांस को हम ई से डिनोट करते हैं और सिस को हम जेड से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर देखो, अब यहाँ से हमें ई कब मिलेगा और जेड कब मिलेगा, अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या देख लेते हैं
कि ई कब मिलेगा और जेड कब मिलेगा। अब हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो देखो, अगर जो हमारा ये लाइड है, मतलब फॉस्फोनियम, जो ट्राइफेनाइल फॉस्फोनियम ये लाइड है, वो अगर स्टेबल होगा तब हमारा एल्कीन कैसा बनेगा, ई एल्कीन बनेगा। ठीक है ना, कैसा एल्कीन बनेगा, ई एल्कीन बनेगा। अगर हमारा ये लाइड जो रिएजेंट है वो अनस्टेबलाइज्ड होगा तब हमारा कैसा प्रोडक्ट बनेगा, जेड एल्कीन बनेगा, मतलब सिस एल्कीन बनेगा। ठीक है ना, अगर हमारा जो ये रिएजेंट है वो स्टेबल होगा तो हमें ई एल्कीन मतलब ई प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर हमारा रिएजेंट अनस्टेबलाइज्ड है तो हमें जेड प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना, किस तरह से ही बोल सकते हैं हम। ई और जेड आपको समझ में आ रहा है। ई जेड आपको पता है क्या होता है, अगर नहीं पता है तो आप देख लेना, वीडियो में मैंने पहले बता रखा है, आप वीडियो सर्च करके देख लेना। ठीक है ना, तो अब देख लेते हैं कि स्टेबलाइज जीलाइड जो हमारा स्टेबल रिएजेंट है वो कैसा होगा और अनस्टेबलाइज्ड रिएजेंट वो कैसा होगा। तो ये आपका जो PPH3 C डबल बॉन्ड O ET का मतलब होता है इथाइल। ठीक है ना, ये तो है आपका स्टेबल जीलाइड। ठीक है ना, जब यहाँ पर PPH3 से जो कार्बन अटैच है, यहाँ पर क्या आया था हमारा, ये वाला जो आया था, ये वाला PPH3 से CH2 अटैच था, तो यहाँ पर क्या है, PPH3 से C एक तरफ H है और एक तरफ क्या है आपका COOET। ठीक है ना, ये ग्रुप आपका अटैच हो तो यहाँ से क्या होगा, रेजोनेंस होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये डबल बॉन्ड चार्ज यहाँ जाएगा। ये क्या हो गया आपका, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका होता है, रेजोनेंस तो आपका ऑब्वियसली स्टेबल ही होता है, जब रेजोनेंस हो गया तो क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई इसकी। ठीक है ना, तो ये जो रिएजेंट है, ये जो येलाइड है, ये आपका कैसा हो गया, एक स्टेबल येलाइड हो गया। ठीक है ना, जब ये आपको ये वाला जो रिएजेंट है अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिख जाए तो आप क्या मतलब आंख बंद करके क्या सोच लेना कि यहाँ तो ई प्रोडक्ट बनेगा, ई एल्कीन ही बनेगा। प्रोडक्ट के अंदर आपको ई एल्कीन बनाना है। ठीक है ना, तो ये आप देख लेना। अब चलते हैं अनस्टेबलाइज्ड येलाइड के साथ। अब जो अनस्टेबल रिएजेंट है वो कैसा होगा, जो अनस्टेबल रिएजेंट है वो आपका होगा PPH3 C पर नेगेटिव चार्ज, एक तरफ H है जैसे वहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक इथाइल ग्रुप होगा। ठीक है ना, ओनली इथाइल ग्रुप होगा, और इथाइल ग्रुप पे क्या होता है, पॉजिटिव आई है कि नहीं, पॉजिटिव इंडक्शन होता है ना। जब पॉजिटिव आई, अब यहाँ से क्या होगा, ये कार्बन है और इथाइल का भी कार्बन है कि नहीं, इथाइल में भी स्टार्टिंग पे कार्बन है, तो कार्बन से जो कार्बन के ये नेगेटिव चार्ज है क्या करेगा, इसके लोन पेयर अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि ये तो आपका नेगेटिव चार्ज इसके पास में है, तो ये तो इससे ज़्यादा ताकतवर हो गया। इससे ज़्यादा ताकतवर हो गया तो क्या करेगा, ये इसके लोन पेयर मतलब इसके इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। जब ये अपनी ओर खींचेगा तो क्या होगा, इसको लेस कर देगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ रेजोनेंस बन रहा था। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो आपके कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है और यहाँ इधर ऑक्सीजन है, फिर इथाइल ग्रुप है। ठीक है ना, यहाँ स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो एक स्टेबल और अनस्टेबल रिएजेंट आपको पता चल गया होगा कौन कौन सा है। इन दोनों को जहाँ भी देखो आप पता कर लेना कि जहाँ पर आपको स्टेबल रिएजेंट दिखे वहाँ ई प्रोडक्ट बनेगा, और जहाँ अनस्टेबल रिएजेंट है ये वाला, वहाँ आपका क्या बनेगा, जेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, अब देखते हैं आपके मैकेनिज्म फॉर जेड एल्कीन। मतलब अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन तो हम डायरेक्ट ही करेंगे, है कि नहीं।
पहले हम जान लेते हैं उनके मैकेनिज्म कि अगर हमें जेड एल्कीन बनाना हो, मान लो अगर हमारा अनस्टेबलाइज्ड रिएजेंट यूज हो रहा हो क्वेश्चन में, तब हम जेड एल्कीन कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये मैकेनिज्म किसका है, जेड एल्कीन का। तो देख लेते हैं हम कैसे जेड एल्कीन बनेगा। जैसे ये आपका क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड को हमने अनस्टेबलाइज्ड रिएजेंट के साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं। ये अनस्टेबलाइज्ड रिएजेंट ही तो है आपका, ये लाइड ही तो है आपका, PPH3 पर नेगेटिव और ET और इधर H है कि नहीं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ अटैच करवाने का, अटैक करवाने का, हम जब ये अटैक कब करेगा, जब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे गेन करेंगे, पॉजिटिव चार्ज गेन करने के लिए ये बॉन्ड आपका इसके ऊपर जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, जो कि आपका क्या था, हमने मैकेनिज्म पहले ही कर लिया था कि ये जो आपका फॉस्फोरस ये लाइड है, ये एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ये वाली रिएक्शन जो थी आपकी, ठीक है ना, ये वाली रिएक्शन क्या थी आपकी, यही समझाने के लिए थी कि जो ये लाइड और एल्डिहाइड कीटोन के बीच में किस तरह से रिएक्शन होनी है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि CH2 यहाँ कैसे अटैच हो गया और PPH3O से कैसे अटैच हो गया और यहाँ से एल्कीन कैसे बन गया। ठीक है ना, तो अब आपको ये वाली रिएक्शन समझने की ज़रूरत है और एल्कीन आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट बनाने हैं। ठीक है ना, तो समझ लेना ये चीज़। अब चलते हैं हमने मैकेनिज्म फॉर जेड एल्कीन, मतलब जेड एल्कीन के मैकेनिज्म पर चलते हैं। यहाँ से हमें रिएक्शन खोल के करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमें ये पता चल गया कि ये हमारा अनस्टेबलाइज्ड रिएजेंट है, अनस्टेबलाइज्ड आपका ये लाइड है, तो यहाँ से क्या बनेगा, जेड एल्कीन बनेगा। तो हमें यहाँ से क्या करना है, डायरेक्ट आपका इस PPH3 और O को बाहर निकाल के, क्योंकि ये तो बाहर ही जाता है हमारा, जब हमने पहले मैकेनिज्म किया था, तो यहाँ से क्या करना है, हमें जेड एल्कीन बना देना है। और वो जेड एल्कीन कैसे बनेगी आपकी, इस तरह से बनेगी, C डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर एक इधर H है, इधर H है, इधर CH3 है, इधर ET है कि नहीं है, क्योंकि इसका कार्बन, इसका O तो बाहर ही चला जाएगा। जब हम पूरी रिएक्शन करेंगे तो अगर खोल के करेंगे तो हम यहाँ खोल के पूरी रिएक्शन करेंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले कर चुके हैं मैकेनिज्म, उसी के हिसाब से हमारी ये रिएक्शन होगी। ठीक है ना, वैसे मैं समझा भी देती हूँ कैसे होगी। यहाँ से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये आपका यहाँ अटैच हो जाएगा कार्बन पे, एक तरफ CH3 एक तरफ H रहेगा और सिंगल बॉन्ड के साथ में यहाँ कार्बन पे क्या रहेगा आपका H और ET और PPH3O से अटैच होगा। PPH3O से अटैच होने के बाद में क्या होगा, एक बॉन्ड कार्बन के पास आएगा और PPH3O आपका बाहर निकल जाएगा, ट्राइफेनाइल फॉस्फोनेम ऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद फिर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C, एक कार्बन पर CH3H है और एक कार्बन पर HET, इथाइल ग्रुप रह जाएगा। ठीक है ना, अब हम मैकेनिज्म किसका, मतलब ये लाइड कैसा है, अनस्टेबलाइज्ड, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, जेड एल्कीन, है कि नहीं, यही तो बनेगा। और जो कि जेड एल्कीन आपका ये है। अब ये जेड एल्कीन क्या होता है, जेड एल्कीन हम देख लेते हैं कि ये जेड एल्कीन हैवी है या नहीं है, वो हम देख लेते हैं। इसके ऊपर जो लगे कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर लगे हुए ग्रुपों की प्रायोरिटी देख लेते हैं। जैसे आपकी इस कार्बन पर एक H है, एक CH3 है, फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, मिथाइल ग्रुप को, है कि नहीं, क्योंकि ये तो आपका हाइड्रोजन है, लेस है कार्बन से, तो इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और इसको सेकंड प्रायोरिटी। ऐसे ही इस वाले कार्बन पे इथाइल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, हाइड्रोजन को सेकंड प्रायोरिटी। तो फर्स्ट और फर्स्ट नीचे हैं, सेकंड ऊपर हैं, तो ये आपका हो गया सिस। ठीक है ना, ये क्या हो गया, जेड एल्कीन, जिसे हम बोलते हैं सिस एल्कीन। ठीक है ना, अब हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये इस तरह से कैसे आ गया। जैसे देखो, मैंने आपको दो कलर में लिख के दिखाया है, एक ब्लैक कलर है, एक ग्रीन कलर है। अब हमारे जो दो कार्बन हैं, है कि नहीं, इस वाली चीज़ को हम, मतलब इस वाली चीज़ को नहीं, जब हमारा ये अटैच होंगे दोनों, तो ये किस तरह से अटैच होंगे। जैसे देखो, ब्लैक वाला एक कार्बन तो ये है, और एक इसके बैक में जो ग्रीन सर्कल बनाया है, ये इसका बैक वाला कार्बन है कि नहीं। जब वो हम 3D में देखते हैं तो हमें दिखाई थोड़ी ना देता है वो कार्बन, हम इमेजिन ही तो करते हैं, वो उसके पीछे आ जाता है उस कार्बन के।
तो मैंने उसे ग्रीन कलर से लिख दिया है, ठीक है ना। तो जो ब्लैक वाला कार्बन है उस पर आपका एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ इथाइल है और एक तरफ PPH3 है, ठीक है ना। अब जो बैक वाला कार्बन है उस पर आपका डबल बॉन्ड O है और एक तरफ CH3 है और एक तरफ H है, ठीक है ना। मान लो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को दूसरी तरह से लिखूं, मतलब H और ET आपके यहाँ है, अगर मान लो ET को मतलब इथाइल को मैं यहाँ लिखूं, हाइड्रोजन को यहाँ लिखूं, तो क्या हमारी वो स्ट्रक्चर सही होगी? जी बिल्कुल नहीं, वो स्ट्रक्चर हमारी सही नहीं होगी। वो स्ट्रक्चर हमारी सही क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम CH3 के पास में इथाइल ग्रुप को नहीं लिख सकते, किस में? जब हम Z एल्कीन बना रहे हों तब, ठीक है ना। जब हम Z एल्कीन बना रहे हों तब हम मिथाइल के पास में इथाइल नहीं रख सकते, दोनों को एक तरफ साइड में नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारी रिएक्शन वैसे ही चलेगी जैसे हम करते आ रहे हैं ऊपर से, जो हमने मैकेनिज्म किए हैं। यहाँ से डबल बॉन्ड O का यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा और ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इससे अटैक करेगा। अब क्या है, ये तो ऊपर है और ये नीचे प्लेन में है। अब ये यहाँ से अटैक करने के लिए दूर, ये तो बहुत दूर है। अब इसे यहाँ से मिलाने के लिए क्या करेंगे, इस PPH3 को O के पास में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाला जो ब्लैक वाला कार्बन है इसको रोटेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद क्या होगा, आपका PPH3 ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा और जब पॉजिटिव नेगेटिव आपके आप बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बनाने के बाद में क्या होगा, आपका एल्कीन बनेगा। लेकिन यहाँ से रोटेट करने में आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, इसीलिए मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को इस तरह से लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। मान लो हमारे इस तरह से तो अटैच होते हैं कार्बन, जो 3D हम 3D में देखते हैं। यहाँ ये एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, ठीक है ना। अब इस वाले कार्बन पे जो मतलब कि आपका फ्रंट साइड में क्या है, आपका एक हाइड्रोजन ये है, PPH3 प्लेन में है और बैक साइड में इथाइल ग्रुप है कि नहीं, ऐसे ही तो है। और एक तरफ आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और CH3 है, ठीक है ना। वो हमने बॉन्ड ऊपर किया था O नेगेटिव आ गया आपका, आ गया कि नहीं आ गया। अब क्या करेंगे, O नेगेटिव को PPH3 से अटैच करने के लिए हम इसे रोटेट कर देंगे। और रोटेट करने के बाद में क्या होगा, आपका PPH3 को ऊपर लेके आना है। जब PPH3 ऊपर चला जाएगा, इस तरह से आएंगे ये, जब हम इसे इस तरह से रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे तो क्या होगा, आपका हाइड्रोजन आपका कहाँ चला जाएगा, जब PPH3 यहाँ लाना है, एक बार हाइड्रोजन यहाँ चला गया, PPH3 यहाँ आ गया, इथाइल आपका यहाँ आ गया। एक अब फिर से रोटेट करो, क्योंकि PPH3 को यहाँ लेके आना है ना हमें, तो फिर क्या होगा, आपका हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और इथाइल आपका यहाँ आ जाएगा, PPH3 हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, ठीक है ना। देखो, जब PPH3 हाइड्रोजन की जगह पे आएगा तब क्या होगा, तो PPH3 आपका यहाँ ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, जब हाइड्रोजन इथाइल की जगह पे आएगा तो क्या होगा, ये डैश पे चला जाएगा और इथाइल कहाँ चला जाएगा, बेज पे चला जाएगा। ऐसे ही तो होगा ना, जब हम इसे रोटेट करेंगे, ऐसे करके जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ऐसे हाइड्रोजन पहले यहाँ आएगा, फिर हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ऐसे तो जाएगा। क्योंकि हम हाइड्रोजन इथाइल को मत देखो, आप PPH3 को देख लो, क्योंकि PPH3 को हमें ऑक्सीजन के बिल्कुल जस्ट सामने पहुंचाना है, ठीक है ना। तो PPH3 को पहले कहाँ जाएगा, पहले यहाँ जाएगा, घुमाएंगे जब हम इसे रोटेट करेंगे, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आ गया, ठीक है ना। अब जब PPH3 यहाँ आ गया आपका, तो इसके पीछे पीछे ये दोनों भी तो घूमेंगे, है कि नहीं। हाइड्रोजन पहले यहाँ आ जाएगा प्लेन में, फिर डैश पे चला जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, इथाइल आपका पहले हाइड्रोजन की जगह पे आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा वेज पे, PPH3 की जगह पे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे रोटेट करना है, PPH3 को ऊपर ले जाना है। और जब PPH3 आपको ऊपर ऑक्सीजन के जस्ट सामने आ जाएगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि माइनस को अपने लॉन पर इसे दे देगा, इस तरह से ये बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। जो हमने ऊपर मैकेनिज्म किया था सेम टू सेम है, बस समझने की देरी है बस आपकी, ठीक है ना। जब ये इस तरह से बॉन्ड बन जाएंगे
तब क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होंगे बॉन्ड, यहाँ से जो फॉस्फोनियम ऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा यहाँ से बाहर निकलने के बाद क्या होगा आपका, यहाँ से आपका जेड एल्कीन बन जाएगा। ठीक है ना, ये बॉन्ड आपका यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड आपका यहाँ चला जाएगा, तो PPS3 डबल बॉन्ड O बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन पे ETH और एक कार्बन पे CH3H, इस तरह से आपके ये दोनों जेड एल्कीन बन जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, जेड एल्कीन बन जाएगा। तो ये किसका मैकेनिज्म था, जेड एल्कीन का मैकेनिज्म था। आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ रहा होगा और ये रिएक्शन भी समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको उस रिएक्शन समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है ना, अब चलते हैं हम मैकेनिज्म फॉर ई एल्कीन। अब हमने जेड एल्कीन का मैकेनिज्म तो कर लिया, अब हम करते हैं ई एल्कीन का मैकेनिज्म। वही सेम टू सेम एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था जब हम जेड एल्कीन बनेगा तो हमारा अनस्टेबलाइज्ड ईलाइड यूज़ होगा। अब हम ई एल्कीन बना रहे हैं तो हमारा स्टेबलाइज्ड ईलाइड यूज़ होगा। अब ये जो स्टेबलाइज ईलाइड है ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कैसे वर्क करेगा, ये उस चीज़ का मैकेनिज्म है। ठीक है ना, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था ना कि अगर हमारा जो ईलाइड है स्टेबलाइज हो तो ई कैसे बनेगा, अनस्टेबलाइज में जेड कैसे बनेगा, तो इसके लिए मैकेनिज्म है ये चीज़। ठीक है ना, तो जेड का मैकेनिज्म समझा दिया। जेड का मैकेनिज्म आपके अनस्टेबलाइज ईलाइड के साथ कार्बोनिल कंपाउंड कैसे काम करेंगे। और अब चलते हैं हम स्टेबलाइज्ड ईलाइड के साथ आपका कार्बोनिल कंपाउंड है जो कि है आपका एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड आपका कैसे काम करेगा, वही सेम टू सेम, यहाँ से डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आते ही जो नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या होगा, ये आपका अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन से, ये वाला कार्बन अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये मैंने अटैच करके आपका, ये तो मैंने डायरेक्ट यहाँ बना दिया है, लेकिन वो आप अटैच करके देख सकते हो। जो कि हमारा ऊपर जो मैकेनिज्म होता है सेम टू सेम ही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, C और सिंगल बॉन्ड O और नेगेटिव, और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, CH3H इसके साथ पास में ही है। अब यहाँ इस वाले कार्बन से क्या अटैच हो जाएगा, ये C, और इस कार्बन पे ये वाले ग्रुप सेम टू सेम रहेंगे और ये PPS3 भी सेम टू सेम रहेगा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे हमने ऊपर किया था, ये पॉजिटिव चार्ज और O का नेगेटिव चार्ज आपके बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बना के फिर बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने के बाद में फिर C पे एक कार्बन पर CH3H रह जाएगा और एक कार्बन पे आपका H और ये वाला ग्रुप रह जाएगा। ठीक है ना, और डबल बॉन्ड इनके बीच में आएगा। ठीक, बस यहाँ से क्या करना है, हमें PPS3 और O को बाहर निकाल देना है और बाकी ग्रुप सेम रहेंगे जिस कार्बन पे जुड़े हुए हैं, जो कि इस तरह से बनाए हैं मैंने। कार्बन पर H CH3, कार्बन पर COOET H। ठीक है ना, ई एल्कीन बनाना है हमें, तो ई एल्कीन के हिसाब से हमें ग्रुप को अटैच कर देना है। इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, हाइड्रोजन को सेकंड, और COOET जो आपका, इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड। तो सेकंड फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड, अलग अलग है ना आपकी डिजिट, तो ये आपका ई एल्कीन बन गया। अब ये जो ई एल्कीन है आपका, अब ये जो ई एल्कीन है आपका, ये किस तरह से हुआ है, ये इसका मैकेनिज्म है जो मैंने आपको अभी बताया था। जैसे आपने जेड एल्कीन का मैकेनिज्म किया था वैसे ही यहाँ आपका ई एल्कीन का मैकेनिज्म है, वही सेम टू सेम है। एक फ्रंट कार्बन है, एक बैक कार्बन है, और उस पर आपके ये ग्रुप लगे हुए हैं। इसको हमने इस तरह से लिख लिया है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, डैश या वेज पे ना करके हम सिंपल से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप हमारा कहाँ लगा हुआ है, वेज पर है या फिर हमारा डैश पर है। ठीक है ना, अब हमारा क्या है, जैसे हमारा ये वाला ग्रुप है वही सेम टू सेम आ गया। PPS3 को रोटेट करके ऊपर ले जाना है O के फ्रंट पर। O के फ्रंट पर जाते ही क्या होगा, ये यहाँ से आपका OPPS3 बाहर निकल जाएगा और ये ग्रुप आपका रह जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा, आपका ई एल्कीन बनेगा। सॉरी, यहाँ से ये स्टेप आएगा। ठीक है ना, ये यहाँ से ये बनेगा और तब ये O- इस पर अटैक करेगा, और यहाँ से फिर जब ये स्टेप बनेगा तब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आएगा। तो एक कार्बन पे आपका H और COET रहेगा डबल बॉन्ड, एक कार्बन पर CH3H रहेगा जो कि ई एल्कीन बनेगा। ठीक है ना,
तो ये आपको समझ में आ गया होगा जेड एल्कीन का मैकेनिज्म और ई एल्कीन का मैकेनिज्म कैसे कैसे होगा, ठीक है ना। स्टेबलाइज और अनस्टेबलाइज इलाइड के साथ आपका कार्बोनिल कंपाउंड कैसे वर्क करेगा और कैसे जेड एल्कीन और ई एल्कीन बनाएगा, इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस कि इसके जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में कैसे आते हैं, ठीक है ना। और जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं नेट गेट आपके नीट, वो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिए हैं और मैंने यहाँ पर उनको सॉल्व भी कर रखा है, ठीक है ना। तो 1 बाय 1 हम उन एग्जाम्पल्स को करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। मैकेनिज्म मैंने आपको कराई दिया है, इतना कोई कठिन बात है नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे ये है आपका, ठीक है ना, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं। अब ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, अब ये लाइट देख लेते हैं हम कैसा है हमारा। एलाइड है हमारा COOET और H है, ये है हमारा स्टेबलाइज्ड एलाइड है। तो हम प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ई एल्कीन बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहीं से समझ में आ जाएगा हमारा जेड एल्कीन बनेगा या ई एल्कीन बनेगा, ठीक है ना। तो इसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम ई बनाना है या जेड बनाना है, ठीक है ना। तो हमने इससे पहचान लिया कि हम ई एल्कीन बनाना है। अब ई एल्कीन बनाने के लिए हमने मैकेनिज्म पहले कर रखे हैं कि इनके साथ हमारा जो ये एलाइड कैसे वर्क करता है, वैसे ही करता है। यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, इस पर ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आते ही क्या होगा, इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन अटैक करके अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमने अभी ये मैकेनिज्म किए थे, जब ये नेगेटिव चार्ज ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा तो एक कार्बन पर H और ये ग्रुप और एक कार्बन पर ये दोनों ग्रुप, ठीक है। और PPH3O आपके दोनों बॉन्ड बनाएंगे और बॉन्ड बनाने के बाद दोनों आपस में, जब बॉन्ड बनाने के बाद में ब्रेक करके बाहर निकलेंगे दोनों, मतलब यहाँ से डबल बॉन्ड O और ये PPH3 बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। बाहर निकलने के बाद में फिर ये दोनों आपके डबल बॉन्ड से अटैच हो जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये इस रिएक्शन में सिर्फ इतना ही था, बस आपको ये समझना है जेड एल्कीन बनाना है या ई एल्कीन बनाना है। रिएक्शन आपकी कोई भी आए, विटिक रिएक्शन के अंदर आपका डबल बॉन्ड O और PPH3 ये तो बाहर निकलना ही निकलना है, ठीक है ना। इन दोनों को तो आप बाहर निकाल दो और इससे अटैच कार्बन और इससे अटैच कार्बन, इन दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दो और आपको जब ये पता चल जाएगा कि ये आपका स्टेबल है अनस्टेबल है, जेड या ई बना दो। अब ये स्टेबल है तो ई बनाना है, इन दोनों को बाहर निकालने के बाद डायरेक्ट इस कार्बन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है और आप ई एल्कीन बना दो, ठीक है ना। ये PH और H आपका बेंजीन है जो कि नॉन पोलर है, फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है ना। और यहाँ से आपका ये ई एल्कीन बन गया, ई प्रोडक्ट। ये कार्बन पर जो बॉन्ड हैं वो ग्रुप लगे हुए हैं वो लगा दिए और इस कार्बन पर जो ग्रुप है वो लगा दिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इस ग्रुप को देंगे, सेकंड प्रायोरिटी हाइड्रोजन को देंगे, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका ई एल्कीन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है पूरा बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपके। ये क्वेश्चन आया है, रिएक्शन करा रहे हैं हम, PPH3 डबल बॉन्ड कार्बन है यहाँ पर, यहाँ कार्बन लिखो चाहे मत लिखो, जब बॉन्ड यहाँ से निकल रहा है नया तो यहाँ पर कार्बन होता है COOET और मिथाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा एलाइड है, एक स्टेबल एलाइड है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ई प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। इतना हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या है, PHCOO2 ये आपका कैटेलिस्ट है, PHCO2H और PHH वही बेंजीन मतलब फिनाइल हाइड्रोजन है आपका बेंजीन। 50 डिग्री सेल्सियस पर इसको रिएक्ट कराना है, ठीक है ना। अब ये जो आपका है ये वाला ग्रुप PPH3 और डबल बॉन्ड O तो बाहर निकलना होता है हमें, है कि नहीं। अब CO2ET और M कनेक्ट करना है हमें कार्बन पर। अब हमें ढूंढना है वो कार्बन, डबल बॉन्ड वाला कार्बन कहाँ होता है। हमें कार्बोनिल कंपाउंड से मतलब होता है और किसी भी ग्रुप से हमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप को ढूंढना और उसी पे वर्क करना, ठीक है ना, और किसी को मत छेड़ना, ठीक है ना।
तो इस ये वाला जो पूरा ग्रुप है, इस कार्बन से जो ये वाला पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको हमने R मान लेते हैं। पूरी स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे हम बना भी सकते हैं, लेकिन जब हम करके देखेंगे तो हम बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा आंसर आ जाएगा तब हम ये स्ट्रक्चर बना देंगे, ठीक है। तो ये इस पूरे ग्रुप को यहाँ से लेके यहाँ तक इसको R मान लेते हैं, और कार्बन पर एक R हो जाएगा, एक H हो जाएगा, डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना। जब डबल बॉन्ड O है तो उसी तरह से मैकेनिज्म की तरह काम करेगा। यहाँ से O पे ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, PPS3 अटैच होगा, ये दोनों बाहर निकलेंगे। डायरेक्ट कर लेते हैं, PPS3 और O डबल बॉन्ड O बाहर चले जाएंगे। इस डबल बॉन्ड को जो कि तो यहाँ अटैच कर दो, COOET और Me, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, ई एल्कीन बनाना है ना, तो ई एल्कीन बनाने के लिए एक तरफ R लिख दिया हमने, इस वाले पूरे ग्रुप को R मान लिया। H आपका है ही, ऊपर आपका Me पहुंच गया, नीचे आपका COOET हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देंगे। 1 1 अपोजिट साइड होंगे, 2 2 ये अपोजिट साइड होंगे। ये आपका ई एल्कीन बन गया, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं है ब्रिटिक रिएक्शन में, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। जैसे आपका ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है ना, कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड है वही PPS3 डबल बॉन्ड COCO2ET, ठीक है ना। ये क्या है आपका, स्टेबल इलाइड है। स्टेबल इलाइड है तो क्या होगा आपका, ई एल्कीन बनना चाहिए। अब ई एल्कीन बनना चाहिए तो क्या होगा आपका, यहाँ से डबल बॉन्ड O और PPS3 बाहर चले जाएंगे, आउट, ठीक है ना। ये बाहर जाने के बाद क्या होगा, इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड, ये कार्बन COET और इस पर एक H लगा देंगे, ठीक है ना। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ना तो आपका ई एल्कीन बनने वाला और ना आपका जेड एल्कीन बनने वाला, इसमें सिंपल एल्कीन बनेगा। वो क्यों बनेगा, क्योंकि जो आपका ये वाला ग्रुप है, मैंने जैसे बना दिया आपका, ये आपका बेंजीन, ठीक है, और ये आपका डबल बॉन्ड और ये आपका ये वाला ग्रुप अटैच कर दिया PPS3 को बाहर निकाल के, ठीक है ना। अब क्या है, इस तरफ तो 1 2 प्रायोरिटी दे देंगे हम, इसको 1 दे देंगे, इसको 2 दे देंगे। लेकिन जो इस वाले कार्बन के जो ये वाले कार्बन, ये वाली जो रिंग है, इस वाले कार्बन से अटैच ये वाले जो कार्बन्स हैं आपके, इनको प्रायोरिटी नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि देखो इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, फिर इधर से चलेंगे, फिर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, फिर इधर से चलेंगे ये वाला कार्बन, तो यहाँ से इधर से जाएंगे और इधर से जाएंगे, दोनों एक ही कार्बन पर जाके मिल जाएंगे। तो दोनों ओर सेम ग्रुप हैं, ठीक है ना। क्या हैं, दोनों ओर सेम ग्रुप हैं, डिफरेंट ग्रुप नहीं है, इसलिए प्रायोरिटी हम दे ही नहीं सकते। तो यहाँ पर ना जेड है ना ई है, यहाँ पर आपका सिंपल एल्कीन बन गया, ठीक है ना। तो इसमें ई और जेड पे, इसमें ई जेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये तो पता था कि ई बनना था, लेकिन इसमें ग्रुप सेम है दोनों का, इसलिए यहाँ पर सिंपल एल्कीन बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे आपका ये है आपका, ठीक है ना, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। अब इसको हमें रिएक्ट कराना है MEO PPS3 प्लस और ये Br माइनस, ठीक है ना। ये आपका अलग से है। NaH ये बेस है आपका, DMHO और हाइड्रोलाइसिस कराना है। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस कराना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब यहाँ से हमें जो आपका MEO, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम डबल बॉन्ड करके भी तो लिख सकते हैं। यहाँ से जो ये है PPS3, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो PPS3 है डबल बॉन्ड O है, इसको बाहर निकाल देंगे। क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ये तो सबसे पहले बाहर ही जाएगा। ये बाहर जाने के बाद में आपका क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड O से क्या जड़ जाएगा, OMe कनेक्ट हो जाएगा। यही तो बचेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने ये पॉजिटिव जो चार्ज है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया था। और जब हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के बाद में कन्वर्ट करो या मत करो, PPS3 डबल बॉन्ड O तो बाहर ही जाना है, OMe आपका अटैच हो गया। जब OMe यहाँ पर हमने अटैच कर दिया, तब क्या करेंगे हम,
अब है हमारा NaH हाई, मतलब बेस है। बेस का काम क्या होता है, एक एसिडिक H+ को बाहर निकालना। सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, H+ को बाहर निकालेंगे। H+ कहाँ से जाएगा, इस वाले कार्बन से जाएगा, यहाँ से जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन आपका बाहर जाएगा। जब ये वाला आपका हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, H+ बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर इस वाले बीच वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से कैसे आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और डबल बॉन्ड O और OMe अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से रेजोनेंस होगा। सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। अब यहाँ देखेंगे, अब हम यहाँ पर हमारे 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। एक स्ट्रक्चर तो हमारी ये बन गई कि हमने यहाँ पर हाइड्रो मतलब सबसे पहले बेस से क्या किया, देखो भाई, जब ये बेस होता है ना, NaH बेस है, बेस होगा तो क्या करेगा, यहाँ से आपका ये H+ बाहर चला जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज आते ही क्या होगा, यहाँ पे आपका जो OMe है, या फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड ही लिख लो। अभी आप इस PPS3 से यहाँ पर अटैच मत करो, पहले बेस का काम कराओ। बेस ने यहाँ से क्या कर दिया, H+ को बाहर निकाल दिया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आते ही क्या होगा, अब ये PPS3 और डबल बॉन्ड O को बाहर निकाल दो। यहाँ से इन दोनों को बाहर निकालने के बाद में फिर क्या होगा, एक तो ये बनेगा डबल बॉन्ड O और OMe, नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड O और OMe। ठीक है ना, और एक स्ट्रक्चर हमारी ये बनती है कि यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर सिंपल OMe। ठीक है ना, मतलब डबल बॉन्ड हमने नहीं लगाया हो। ठीक, अब क्या होगा, जो ये वाला जो OMe है इसके साथ नहीं, ये यहाँ पर बनेगा नहीं, बट यहाँ पर समझाने के लिए हमने लिखा है। ठीक है ना, ये भी हम जैसे बना सकते हैं, बना देते हैं हम, जैसे डबल बॉन्ड ना लगा के हम सिंगल OMe लिख दें, क्योंकि हम जब इस डबल बॉन्ड को ऊपर पहुँचा देते हैं तो सिंगल O ही तो बनाते हैं हम। तो उस सिंगल OMe लगा के क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमें बताने की बात ये है, मैं एक बात समझाना ये चाह रही हूँ कि जो ये आपकी स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से आपकी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, यहाँ से रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब ये वाली इस वाली स्पीसीज़ का हाइड्रोलाइसिस होगा, मतलब जिसका रेजोनेंस होता है उसका हाइड्रोलाइसिस होता है, और जिसका रेजोनेंस नहीं होता उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। रिएक्शन हमारी यहीं स्टॉप हो जाती। ठीक है ना, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये जो स्पीसीज़ है, यहाँ पर रेजोनेंस होगा। वो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कहाँ देगा, यहाँ देगा। ये डबल बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज पे जाएगा, यहाँ नेगेटिव वाले चार्ज पे जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, हाइड्रोलाइसिस के पास। ठीक है ना, ये हाइड्रोलाइसिस के अंदर जाएगा, पॉजिटिव के पास में। ठीक है ना, तो क्या होगा, यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका O और Me। ठीक है ना, ये बनेगा हमारा इस तरह से। यहाँ पर ये कार्बन था, डबल बॉन्ड O जो कि हमने लोन पेयर को यहाँ लाया था, और फिर यहाँ Me है। अब ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए, 3, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ है ही। ठीक है ना, अच्छा अब क्या है, ये वाली जो बेंजीन है हमारी, जो साइक्लोहेक्सेन है, ये बनी रहेगी, और जो ये कार्बन है डबल बॉन्ड O, यहाँ से क्या होगा आपका, और ये H है, और Me कहाँ से जाएगा आपका, यहाँ से ये Me अपना बॉन्ड यहाँ दे देगा ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन आपके 3 बॉन्ड नहीं बना सकता, यहाँ पर सिर्फ 2 ही बॉन्ड हो सकते हैं। तो ये अपने बॉन्ड को इस पॉजिटिव चार्ज पे दे देगा और Me बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका इस तरह से हाइड्रोलाइसिस हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका बन गया एक एल्डिहाइड, ये HCHO। ठीक है ना, ये R और ये CHO, ये आपका एक R ग्रुप है। क्या बन गया, ये एक एल्डिहाइड बन गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको इस तरह से करना है, और ये बात याद रखनी है।
जिसका रेजोनेंस नहीं हो सकता उसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ रेजोनेंस बनेगा वहीं हाइड्रोलाइसिस होगा। ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद आपकी विटिक रिएक्शन ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है ना, क्वेश्चन देखे घबरा नहीं जाना है कि ये तो भाई क्या क्या बना हुआ है, कहाँ कहाँ से क्या क्या बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको कुछ भी नहीं देखना, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ कुछ नहीं देखनी, बस कार्बोनिल कंपाउंड से आपको सिर्फ आपको मतलब रखना है, आपको सिर्फ उसी को यूज़ करना है, बाकी चाहे कुछ भी बना रखा हो एग्जामिनर ने। ठीक है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड को ग्रुप को इसमें ढूंढना है। कार्बोनिल ग्रुप कहाँ है हमारा, ये वाला, ये रहा वेज पर, C++O और H, और फिर इससे क्या करना है, O और PPS3 यहाँ से बाहर चला जाएगा और क्या अटैच हो जाएगा आपका इस वाले कार्बन पे, ये 1 2 और 3, ये 3 कार्बन अटैच होंगे और OTBS आपका अटैच हो जाएगा। और इस पूरे ग्रुप को क्या मान लेते हैं हम, R मान लेते हैं, ताकि हमें आसानी हो जाए समझने के लिए। तो इस वाले कार्बन पे एक तरफ R है एक तरफ H है। ठीक है ना, ये लिख दिया। डबल बॉन्ड से क्या कनेक्ट होगा, एक कार्बन पे एक H है और एक वाला ये OTBS ग्रुप है, 1 2 3 कार्बन के साथ, तो 1 2 और 3 कार्बन। ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपकी रिएक्शन हो गई। ठीक, अब ये जो है, ये जो NaHMDS है, ये भी आपका क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा आपका, एक H+ को बाहर निकाल देगा। H+ को बाहर निकाल देगा तो क्या होगा, वो ही आपका यहाँ से अटैच हो जाएगा। ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका काम करेगा। अब ये जो HPPS3 है और OTBS है, इस वाले कार्बन पे एक तो H और OSTBS है, ये PPS3+ है। अब यहाँ से हमारा क्या बनेगा, यहाँ से हमारा Z एल्कीन बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, Z एल्कीन बनेगा, यहाँ पर हमारा E एल्कीन नहीं बनेगा। तो ये आपके थे कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है ना, और देख सकते हो आप और इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, ये यहाँ से आपके मैकेनिज्म स्टार्ट हुए थे, ये स्टेबलाइज अनस्टेबलाइज देखना है आपको, कहाँ जेड बनना है कहाँ एल्किन बनना है। स्टेबल और अनस्टेबल आप जब ढूंढ लोगे तो आप ई और जेड बना लोगे। ठीक है ना, और जो ये लाइड है आपका किसी भी कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन, ये दोनों ग्रुप के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आपका एल्कीन कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए और रिएक्शन को आप खुद से भी करके देखना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरी आपकी विटिक रिएक्शन। ठीक है, इस पूरी विटिक रिएक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप आपको विटिक रिएक्शन पूरी समझ में आ गई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। ठीक है ना, और कमेंट में ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, रिएक्शन कैसी लगी, कैसे समझ में आई या कितनी समझ में आई। ठीक है ना, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना प्लीज़। और ऐसे ही आपसे अब अगली रिएक्शन पे मिलते हैं हम, आपके लिए एक नई रिएक्शन और लेके आएंगे। ठीक है ना, तब तक आप पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। ओके, थैंक यू।